सबसे पहले आपको ये बताया कि पाषाण काल है वो 3 पार्ट्स के अंदर आप पढ़ते हैं। एक तो है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और एक है आपके कौन सा, कोई नहीं, अरे कोई नहीं आराम, हम गलती से इंसान है ना, और इंसान से गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो पाषाण काल 3 पार्ट्स में हमने पढ़ा था कल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा, नव पाषाण काल। फिर इसको हमने पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा की, और हमने कहा यदि हमारे राजस्थान से कोई क्वेश्चन आएगा पूरा पाषाण काल से संबंधित, तो वो आपके सामने यहां से आएगा, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि राजस्थान में पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण या हथियार जो है वो क्या कहलाते हैं, हस्त कुंठार। इनकी खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई और कहां से की गई, ये क्वेश्चन। इसके अलावा फिर हमने इसको पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट्सों के अंदर पढ़ा, और ये भी केवल राजस्थान के संदर्भ में, कि ये जो पूरा पाषाण काल है ये 3 पार्ट्स में है। एक है आपके निम्न पूरा पाषाण काल, एक है आपके मध्य पूरा पाषाण काल, और एक है आपके कौन सा, उच्च पूरा पाषाण काल। जहां से आपके सामने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कई बार, कि चंबल नदी घाटी क्षेत्र, आलनिया और हरसोरा निम्न में से किस काल से संबंधित हैं, तो वहां आपका आंसर होता है उच्च पूरा पाषाण काल। उसी प्रकार लूणी नदी घाटी क्षेत्र, डीडवाना, पोखरण या बूढ़ा पुष्कर, ये किससे संबंधित है, ये मध्य पूरा पाषाण काल है, ना कि मध्य पाषाण काल, समझे। ये क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के स्थल कौन से हैं फिर, तो मध्य पाषाण काल के स्थल हैं आपके कौन कौन से, एक तो है तिलवाड़ा, एक है बागोर, एक है सोजत, ठीक है, ये पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने चर्चा की मध्य पाषाण काल की। इसका नाम मध्य पाषाण काल क्यों है, तो हमने कहा लघु पाषाण उपकरण है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मध्य पाषाण काल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोलिथिक एज। फिर राजस्थान के कौन कौन से स्थल हैं मध्य पाषाण काल के, तो बागोर, तिलवाड़ा और सोजत। देखिए कंफ्यूज जहां होता है, ये कौन से स्थल हैं और ये कौन सा है, ये मध्य पूरा पाषाण काल है, याद रखना बस। फिर इसके बाद में हमने इनमें से एक स्थल को पढ़ा जिसका नाम क्या है, बागोर। बागोर तो आपने याद कर ही लिया होगा। बागोर से सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी। कोठारी नदी से 2 ही क्वेश्चन है, एक तो बागोर स्थल, और एक इस नदी पर बांध बना हुआ है, कौन सा, मेजा बांध, जो कि कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर, और उसके अलावा खोज उत्खनन। फिर इसके बाद में हमने पढ़े ताम्र पाषाण काल के स्थल, कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो हमारे सामने आए थे गणेश्वर है, आहड़ है, बालाथल है, ओजियाना है, गिलुंड है, या फिर जोधपुरा स्थल। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर ऐसे ही आ सकता है कि निम्न में से वह स्थल जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा बालाथल, गिलुंड, जोधपुरा और कर्णपुरा, ऐसे आएगा। आप सोच रहे होंगे कालीबंगा आएगा, कालीबंगा सबको पता है कौन सी सभ्यता है, वो कांस्य युगीन सभ्यता। आपको स्थल देगा वो कर्णपुरा, बता सकते हैं कहां है वो, कर्णपुरा स्थान, हनुमानगढ़ में, और वो किससे संबंधित है, कांस्य से, ठीक है। फिर इनमें से हमने सबसे पहले जिसको पढ़ा वो है आपके सामने गणेश्वर स्थल। ये कहाँ है वर्तमान के अंदर, कौन सी नदी के किनारे है, खोज किसने की, उत्खनन का कार्य, इसका टाइमिंग क्या है, या फिर इसके उपनाम क्या है। और उसके अलावा फिर हमें यहां से क्या क्या मिले, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपके पत्थरों से निर्मित मकान और बांध थे, यानी कि ईंटों की जानकारी नहीं मिलती है। और उसके अलावा मछली पकड़ने का कांटा, और 6 प्रकार के क्या मिले हैं, मर्दभांड। 14 प्रकार की करसी के साक्ष्य कहां से मिले थे, बागोर से, याद रखना। ऐसे यूनिक क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि मतलब कुल्हाड़ी कहां से मिली या फिर बाणाग्रे। हाँ, यहां क्वेश्चन यूनिक सा बन सकता है कि तांबे से निर्मित बाणाग्रे कहां मिले, तो गणेश्वर। वरना क्वेश्चन वही पूछेगा जो अलग विशेषता रखना है अपनी, ठीक है। अब यहां पर जैसे ये 2 यूनिक सी बातें थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति जहां से होती है वो स्थल कौन सा है, गणेश्वर। लेकिन गणेश्वर में अतिरिक्त तांबा कहां से आता है, वो आता है कोल्लण से, जो कि खेतड़ी में है, और खेतड़ी वर्तमान के अंदर किस जिले में है, नीम का थाना में, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है आपके आहड़ स्थल। आहड़ कहां पर है,
तो उदयपुर के अंदर कौन सी नदी के किनारे है आयड़, इसका स्थानीय नाम क्या है धुलकोट। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन में आया था पिछली बार। और इसका प्राचीन नाम क्या है आगाड़पुर, इसका उपनाम क्या है ताम्रवती नगरी। और आरएसएस बोर्ड द्वारा सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बनास संस्कृति वाली सभ्यता। क्यों बोलते हैं इसको? हाँ, क्योंकि आहड़ और आहड़ के जो अन्य केंद्र हैं वो या तो बनास नदी के किनारे हैं या फिर बनास की सहायक नदियों के किनारे है, इसीलिए आहड़ को क्या बोलते हैं आप बनास संस्कृति वाली सभ्यता। किसने कहा था, किसने कहा था इसको बनास संस्कृति वाली सभ्यता? ऐसा बताया था? देखो हर बात ऐसे लिखाई थोड़ी जाती है। विवेकानंद जी क्या कहा करते थे कि जो चीज आपको याद नहीं करनी होती है ना वो आप लिख देते हैं। वो आप जैसे आपने ऐसे ही फेसबुक देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और सामने जीके का कुछ अच्छा सा कंटेंट आया तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वापस जिंदगी में उस स्क्रीनशॉट खोल के देखा ही नहीं कि किसका स्क्रीनशॉट लिया। भरे होंगे 400-500 स्क्रीनशॉट तो हर मोबाइल में मिल जाते हैं, और ये तभी ढूंढे जाते हैं जब राजस्थान में नेट बंदी होती है कि आज नेट नहीं चलेगा तो गैलरी को खंगाल लेते हैं। हाँ, तो कोशिश करनी है कि ज्यादा याद। ये कहा था किसने? एच.डी. सांखलिया ने, हसमुख धीरजलाल सांखलिया द्वारा कहा गया। इसकी खोज 1953 के अंदर किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। पहली बार उत्खनन का कार्य किया था आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। और सर्वाधिक उत्खनन का कार्य किसने किया था? एच.डी. सांखलिया। ये कौन है? तो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। इनका सहयोग किया था दक्कन विश्वविद्यालय और मेलबर्न विश्वविद्यालय ने। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा ये सबसे यूनिक सा क्वेश्चन आजकल कि कोई स्थल है उसके उत्खनन का कार्य कितने स्तरों में हुआ है? तो आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ था? 3। प्रथम स्तर में स्फटिक पत्थर मिले थे, दूसरे स्तर के अंदर तांबा कांस्य लोहा आया और तीसरे के अंदर क्या मिले थे? मर्दभांड। यहां पर जो मर्दभांड मिले वो 2 कलर के थे, एक तो लाल एक कौन सा? काला। इसीलिए आहड़ सभ्यता को क्या बोलते हैं? लाले वे काल मर्दभांडों वाली सभ्यता। मर्दभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। और यहीं से हमने इसका टाइमिंग और ये ताम्रपाषाण काल का स्थल यहां तक लिखा था। इसके जस्ट आगे कुछ भी नहीं लिखा? अच्छा, कुछ नहीं लिखा। चलो, तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिए, आहड़ सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य अवशेष या जानकारी क्या क्या है? आहड़ सभ्यता से जानकारी क्या क्या मिलती है? आहड़ सभ्यता से जानकारी हम देखेंगे कि यहां से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ाया, यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको आहड़ के बारे में ये सामान्य जानकारी दी कि आहड़ जो है वो उदयपुर के अंदर आयड़ नदी के किनारे है। इसका स्थानीय नाम धुलकोट था, प्राचीन नाम आगाड़पुर दुर्ग था, या इसका उपनाम ताम्रवती नगरी था। बनास संस्कृति वाली सभ्यता है, खोज उत्खनन सर्वाधिक, और ये स्तर, और आपको ये लिखाया। और इसके बाद में यहां पर पहला क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया कि आहड़ सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? और वहां पर ऑप्शन के अंदर आए आपके सामने पहला कृषि, दूसरा ऑप्शन आए पशुपालन, तीसरा आए कृषि व पशुपालन, और चौथा आए आपके सामने तांबे गलाने का कार्य। यहां पर माइंड अलग होता है, एग्जाम हॉल के अंदर अलग होता है। एग्जाम हॉल में जो ऊपर छत होती है ना, वो हमारे कंधों पर ही होती है। हमें लगता है कि हम इधर उधर हुए तो ऊपर से छत गिरेगी, सारे मर जाएंगे बेचारे। हाँ, तो यहां पर इसका आंसर क्या बता सकते हैं आप? डी। क्यों? हाँ, क्योंकि आहड़ जो सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है? एक तो ताम्रवती नगरी है, और दूसरी बात आपने यहां पर ध्यान दिया
कि प्रथम स्तर के अंदर उत्खनन में क्या मिले थे? स्फटिक पत्थर, जबकि दूसरे में क्या मिला है? तांबा। और तीसरे में क्या मिले थे? केवल मर्दभांड। यानी कि यहां पर कृषि या फिर पशुपालन से संबंधित कोई जानकारी है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जानकारी में लिखिएगा, पहली बात, मुख्य व्यवसाय। आहड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इतने लिख दूं मैं केवल, मुख्य व्यवसाय, या ऐसे लिखूं आहड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय? जैसे है ना, ठीक है। क्या है कि विद्यार्थी कहते हैं नहीं सर, वो मतलब पूरी लाइन जब तक नहीं लिखाएंगे ना, जब तक है, खड़ी पई, चूंकि, इसलिए, ऐसे मतलब फीलिंग नहीं आती है। तो यहां पर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, मुख्य व्यवसाय है आपके तांबा गलाने का कार्य। ये आया आपके सामने पहला क्वेश्चन। दूसरा फैक्ट आपके सामने है कि तांबा गलाने का यदि यहां पर कार्य है, ये क्वेश्चन आया नहीं है कभी, लेकिन बन सकता है कभी, कि आहड़ सभ्यता में कुल कितनी तांबे की खदानें हैं? तो लिखेगा, यहां से हमें 40 तांबे की क्या मिली है? खदानें। खदानें मतलब समझे? क्या समझे? हाँ, 40 खाने हैं वहां। तो ये कभी आंकड़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये विशेष दो बातें हैं आपके तांबे से। अब देखिएगा अगली बात। अगली बात है कि यहां से हमें गोरे वे कोठे मिले। अब ये क्या होता है गोरे वे कोठे? आहड़ से हमें गोरे वे कोठे मिले, ये क्या होते हैं? ये क्या होता है? ओबरी या ओवरी? ये क्या होता है? हाँ, ओबरी मतलब जहां पर अनाज का संग्रहण किया जाता है, जहां पर अनाज रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ओबरी। और घोरे और कोठे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये गोबर से लेपे जाते थे, ऐसे इस प्रकार से बनाए जाते थे। ये ऊपर यहां पर ढक्कन वक्कन लगाते और इसमें क्या रखते थे? अनाज। इसको बोलते हैं गोरे वे कोठे। अब तो नहीं है, अब तो है मोटा मोटा पिंपा, है ना, बड़े बड़े से रख रखे ना। हाँ। पहले क्या रखते थे? ये गोरे वे कोठे। तो इसके अंदर लिख लो, अनाज रखने के पात्र। अब ऐसे कहां मिल सकते हैं? ऐसे केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मिल सकते हैं, शहरी क्षेत्रों में है नहीं। इसीलिए एक विशेषता निकल के आती है कि ये जो आहड़ सभ्यता है, ये एक किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। चलो अगली बात, यहां से हमें लकड़ी के ठप्पे वे सांचे मिले। लकड़ी के ठप्पे वे सांचे मतलब इसका उपयोग किस में करते थे? जैसे सपोज देन ये कोई लकड़ी का ठप्पा और यही सांचा हो गया, या फिर इस प्रकार से लकड़ी का ठप्पा और सांचा हो गया। किस में उपयोग करते हैं इसका? इसका उपयोग करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रंगाई व छपाई में। देखो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आप मकान देखेंगे ना, अब तो चलो धीरे धीरे शहर का प्रभाव, लेकिन लगभग आप घर देखेंगे ना ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये जो ऊपर वाली है ना, जहां पर छत और दीवार दोनों मिल रही है, यहां पर इस प्रकार से डिजाइन बनी हुई है।
और ये डिजाइन बनाने के लिए लगाया जाता है लकड़ी का ठप्पा या फिर कोई सांचा हो, यानी कि इसका उपयोग किसमें करते हैं? रंगाई व छपाई में। रंगाई व छपाई में प्रयुक्त। और ऐसे लकड़ी के ठप्पे और सांचे ग्रामीण क्षेत्रों में। लिख लिया? तो यहां से आपको लकड़ी के ठप्पे वे क्या मिले? सांचे मिले, गोरे वे कोठे मिले। मुख्य व्यवसाय था तांबा गलाने का, इसीलिए 40 तांबे की क्या मिली यहां से? खदानें मिली। इसके अलावा देखो और क्या मिला यहां से? इसके अलावा हमें यहां से सबसे इंपॉर्टेंट 6 यूनानी मुद्राएं मिली, और ये भी किससे निर्मित थी? तांबे से। यूनानी मुद्राएं हैं, मतलब आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाका के लोग व्यापार करने के लिए विदेश जाते हैं, आज भी जाते हैं। हाँ, जैसे ग्रामीण क्षेत्र का कोई बंदा दुबई पहुंच गया व्यापार करने, जब वो वापस आएगा तो दुबई की कोई निशानी लेकर आएगा। उसी प्रकार यहां से हमें क्या मिली है? 6 यूनानी मुद्राएं। इस मुद्रा की खास बात थी, क्या थी? सिक्के के 2 पहलू हो गए। सिक्के के एक तरफ तो जो यूनानी देवता है अपोलो, इसका चित्रण था, और सिक्के के दूसरी तरफ लक्ष्मी का अंकन। किसका अंकन था? लक्ष्मी का अंकन। तो फिर यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि यूनानी देवता अपोला अंकित मुद्राएं हमें कहां से मिली है? तो आपको याद रखना है आहड़ से। मतलब स्पष्ट है कि आहड़ के लोग यूनान जाते थे व्यापार करने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनान का बंदा यहां आड़ घूमने आया हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हम अपने आप को शांति के लिए कह सकते हैं कि यूनान के लोग यहां आए होंगे। हाँ, जैसे यहां से हमें देखो यूनान का भी संबंध है, यहां से हमें बिना हत्थे के क्या मिले हैं? हमें यहां से बिना हत्थे के जल पात्र मिले हैं। बिना हत्थे के जल पात्र कैसे? जैसे एक तो ये कप है डायरेक्ट, एक इसके हैंडल लगा देंगे तो ये हत्थे का हो जाएगा, ये बिना हत्थे का। ठीक है, बिना हत्थे का। वरना इसको थोड़ा ऐसे घुमा दो तो ठीक लगेगा आपको। और ये लो, ये इससे ज्यादा बिना हत्थे का हो गया। और बिना हत्थे के ऐसे जल पात्र कहां यूज होते हैं? ईरान में। आज भी कहां होते हैं? ईरान में। तो आज आप देखेंगे कि लगभग हमारे सभी घरों में ये बिना हत्थे के जल पात्र मिलेंगे। जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है सर ऐसा हमारे तो नहीं है। ऐसा नहीं है तो कोई नहीं, ये तो है ना। अरे ये तो है, गिलास तो सब जगह मिल जाएगी ना, वो बिना हत्थे की होती है। तो लिख लो बिना हत्थे के जल पात्र, डैश करके लिख लो, ईरान के अंदर होते हैं ऐसे। तो कोई बंदा ईरान गया होगा और आते समय कोई गिलास लेके आ गया होगा वहां से, और तो क्या हुआ होगा? या वहां का कोई बंदा ये लेकर आया होगा यहां। तो मतलब आहड़ सभ्यता का संबंध यूनान से भी है, ईरान से भी है। सिक्के हमें बताते हैं कि यूनान से है, और ऐसे कुछ पात्र हैं जो कि हमें बताते हैं कि ईरान से है। ये लिख लिया? देखो ये पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल ही टॉपिक है, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, वरना आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ये होता है कि वो पूछता है कि आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बस इतना देके वो छोड़ देता है। आगे बढ़ू? लिख लिया सभी ने? चलो अब देखिए इसके अलावा और यहां से क्या क्या जानकारी मिलती है हमें। तो देखिए आहड़ सभ्यता से हमें जो विशेष प्रकार की और जानकारी मिलती है, उसमें
एक बनासियन बुल की जानकारी मिलती है। बनासियन बुल, ये तो नाम दिया गया है, बाकी यहां से मिला क्या है? मिट्टी से निर्मित बेल। मिट्टी से निर्मित क्या है? उस बेल को क्या नाम दिया गया है? बनासियन बुल। तो पहले बेल है कि गाय के साक्ष्य मिलते हैं? पहले ये बताओ, गाय और बेल अलग अलग होते हैं ना, ये तो पता है ना सभी को। वाह, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तो पहले ये बताओ फिर, गाय और बैल, आप जब कभी सभ्यता पढ़ते हैं ना, दो सबसे बड़ी भारत की, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, तो उसमें ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहले जिसके साक्ष्य मिले हैं वो कौन है? बैल। गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया, पहले मुर्गी आई कि अंडा? यही हुआ। गाय के साक्ष्य नहीं है, किसके हैं? बैल के। और बैल कहां के प्रसिद्ध हैं? नागौर के। हाँ, तो ये लिखो एक, ऐसा पूछ लेगा आपको कि निम्न में से राजस्थान का वह स्थल जहां से मिट्टी से निर्मित बेल प्राप्त हुआ है, जिसे एक संज्ञा दी गई है किसकी? बनासियन बुल की। आपको नहीं लगता यहां पर बेल के साक्ष्य मिल रहे हैं? यहां पर जो सिक्का है उसके अंदर यूनानी देवता का फोटो है। ये यूनानी कौन है? देवता। और यहां पर क्या है? बनासियन बुल। इसके अलावा देखो, यहां से हमें एक सावा मिला है। अब ये सावा क्या है? जैसा कि कल हमने पढ़ा था, ये सीलबट्टा कहां से मिलता है? कहां से मिला था ये गलती से? बागोर से। सीलबट्टा कहां से मिला? बागोर। सीलबट्टा मतलब मिर्चा मटने वाला। और ये क्या होता है सावा? सावा क्या होता है? शरीर से मेल छुड़ाने वाला उपकरण। गांव में शरीर हिलाने भाटो रगड़े नहीं वो वही जे भाटो, कॉस्ट निकलो भाटो। जब आप छोटे थे तब मम्मी आपको स्नान करवाती तो भाटा रगड़ती थी यहाँ शरीर पर। ये वही है, मेल उतारने वाला। हाँ? जानते हो सब? तो भाई टाइम से नहाया करो, इतना मेल चढ़ाते क्यों हो? फिर भाटा रगड़ना पड़े। तो लिखो इस पर, शरीर से छुटाने वाला उपकरण, वो क्या कहलाता है? सावा। अब देखो, इसके अलावा हमें यहां से माप तोल के बाट मिले हैं। माप तोल के बाट यानी कि आज भी आप जाएंगे, शहरों का तो पता नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हर एक गांव में बाट मिल जाएगा। पाव, आधो किलो, किलो, 5 किलो, 10 किलो, हाँ मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब यह है कि जो आहार सभ्यता है, यहां के लोग वाणिज्य के बारे में जानते थे। वाणिज्य की जानकारी यानी कि व्यापारी व्यापार व्यापार किया करते थे। तो माप तोल के क्या मिले हैं? यहां से बाट मिले हैं। हाँ, ये तो अभी भी, हाँ सही बोले। मारवाड़ी में सावा को बोलते हैं ठीकरी। क्या बोलते हैं? ठीकरी, सही बोले। मतलब जानो थे हो। चलो लिख लिए ये। आगे देखो, आगे यहां पर क्या है कि एक पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है चक्रकूप पद्धति। अब ये चक्रकूप पद्धति क्या है? याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता में जल निकासी की
पद्धति क्या कहलाती है? चक्रकूप पद्धति। इसके बारे में अब यहां पर आपको क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से राजस्थान का वह स्थल जहां से चक्रकूप पद्धति बनासियन बुल के साक्ष्य मिलते हैं, या फिर चक्रकूप पद्धति बनासियन बुल और वाणिज्य की जहां से जानकारी मिलती है, वे स्थल कौन सा है? तो आहड़। हम्म। अच्छा। ये लिख लिया। दक्कन विश्वविद्यालय और मेलबर्न विश्वविद्यालय कहां पर है? ये वैसे मैंने आपको कल भी बताया था। देखो, मैं बताता बहुत कुछ हूं, लिखाता बहुत कम हूं। इसका मतलब स्टूडेंट का क्या काम है फिर? नहीं, आप यहां आए, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो। अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो क्या? हाँ। दक्कन विश्वविद्यालय कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और मेलबर्न विश्वविद्यालय कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। कल भी बताया था, लिखा है नहीं था, तो वो लिखना आपको है, क्योंकि मुझे तो आता है ना। लिखना किसको है? आप तो कहते हैं नहीं सर, वो आप सर ने बोल दिया इसलिए, तो सर जब तक इसलिए नहीं लिखेंगे हम नहीं लिखेंगे, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। इसलिए सर ने तो ऐसे 3 बिंदी लगा दी, ये इसलिए ही होता है ना, हिंदी में तो यही होता है इसलिए। और इसको ऊपर कर दिया तो चूंकि हो जाएगा, बस आपकी चूंकि हो जाएगी फिर। तो ये लिखो, आप लिख लिया। अब देखो, प्रमुख रूप से जो बातें हैं आपके लिए, बनासियन बुल की इंपॉर्टेंट बात थी। सावा एक थोड़ा सा अलग सा फैक्ट है। माप तोल के बांट, चक्रकूप पद्धति, और इसके अलावा यहां जैसे लकड़ी के ठप्पे हुए सांचे या फिर गोरे हुए कोठे। अब देखिए, इसके अलावा यहां से हमें मिले हैं मर्द भांड। मर्द भांड, मर्द भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। किसकी जानकारी मिली है? मर्द भांड की। और मर्द भांड का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन। ये जो मर्द भांड है, याद रखिएगा, यहां से हमें लाल मर्द भांड भी मिले हैं, हमें यहां से काले मर्द भांड भी मिले हैं, और कुछ ऐसे मर्द भांड हैं जो कि अंदर से लाल हैं, बाहर से काले हैं। ये देखे तो है ना आपने सबने? मिट्टी के बर्तन तो देखे ही है। ऐसा कौन सा मिट्टी का बर्तन देखा है जो अंदर से लाल है और बाहर से काला है? बर्तन तो देखा होगा कोई ऐसा? वो भी नहीं देखा? मतलब घर वाले आप पर थोड़ा भरोसा कम ही करते हैं, वो खुद ही लेके आ जाते हैं। हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ फिर। इसीलिए आहड़ सभ्यता को आप क्या बोलते हैं? काले वे लाल मर्द भांडों वाली सभ्यता। ये उतारो। सिक्कों की हम बात करेंगे, वो है बेराट से। बेराट के अंदर टोटल 36 मुद्राएं मिली है। उसके अंदर 8 तो आहत है, आगे आपको लिखाएंगे। 28 जो है वो कौन सी है? इंडो ग्रीक है। उसमें से 16 कौन सी है? यूनानी राजा मिनांडर की है। वो बहुत कुछ बातें हैं, वो लिखाएंगे। ये लिख लिया। अब बस आप लिख लीजिए आहड़ सभ्यता की विशेषता, जो सबसे यूनिक बात है इसकी। लिखिएगा विशेषता। विशेषता, विशेषता के अंदर पहली बात याद रखिएगा, ये एक प्रकार की कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है।
दूसरी बात यह है कि ये जो समाज रहा है ये पुरुष प्रधान समाज है, यानी कि किस प्रकार की सभ्यता है ये? पितृसत्तात्मक सभ्यता, पितृसत्तात्मक सभ्यता। तीसरी विशेष बात, संयुक्त परिवार की यहां पर जानकारी मिलती है। और संयुक्त परिवार की जानकारी कैसे मिलती है? तो याद रखिएगा, यहां पर जो चूल्हे मिले हैं ना हमें, वो दो मुंह वाले चूल्हे हैं। कैसे? देखें कभी दो मुंह वाले चूल्हे? अब ये शहरों में तो होने से रे, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। अच्छा, वो सांप जैसा जो आता है उसके भी दो, वो दो मुंह वाले चूल्हे होते हैं, जो एक ऐसा गोल घेरा सा होता है, इधर से भी लकड़ी डालते हैं और इधर से भी। ठीक है? क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार है ना, वरना हम दो और हमारे दो तो गैस की टंकी चल जाए एक छोटी सी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बड़े बड़े बाड़ों में बहुत सारे चूल्हे होते हैं ना। संयुक्त परिवार की क्या रही है यहां पर? परंपरा रही है। ये इसकी प्रमुख क्या है? विशेषता है आहार सभ्यता की। हाँ, माप तोल के उपकरण, बाट वगैरह है वो सारा कुछ। ठीक है? लिख लिया? तो ये कंप्लीट बात हो गई किसकी? आहड़ की। कल आपको आहड़ के बारे में सामान्य जानकारी लिखाई थी, जो कि ये रही। यहां से देखो, ये आहड़ कहाँ है, किस प्रकार से इनके उपनाम है, और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, खोज उत्खनन। ये यहां से क्वेश्चन बनता है तो वन लाइनर बनता है, यहां से कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, यहां से एक अच्छा सा क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य कितने स्तरों में हुआ है? टोटल 3 स्तरों में, जहां पर ये जानकारी मिलती है। और उसके अलावा ये विशेष तौर पर जहां पर मुख्य व्यवसाय तांबा गलाने का कार्य है, 40 तांबे की क्या मिली है? खदाने, गोरे वे कोठे, लकड़ी के ठप्पे वे सांचे, 6 यूनानी मुद्राएं और बिना हत्थे के जलपात्र, और इसके अलावा बनाशन बुल, शावा, मापतोल और चक्रकूप पद्धति और मर्दभांड। और उसके अलावा ये विशेषता, ये यूनिक यूनिक सी बातें हैं जो कि आपके किस में आती है? आहड़ के अंदर। अभी आहड़ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आहड़ की और विशेष बात बाकी है, और वो है आपके सामने आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र। ये क्वेश्चन आरएसएस भी बोर्ड ने ही पूछा है एक बार, और उसने पूछा था कि निम्न में से आहड़ सभ्यता का कौन सा केंद्र नहीं है? तो आहड़ सभ्यता के बहुत सारे केंद्र हैं। कौन कौन से? देखो, आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र या स्थल की हम बात करते हैं तो एक तो है घिलुंड। कौन सा है? घिलुंड कहां पर है? राजसमंद में। एक है आपके बालाथल। बालाथल कहां पर है? वल्लभ नगर तहसील, उदयपुर में। हाँ, वल्लभ नगर स्थान जानते हैं, और भी प्रसिद्ध है। किस लिए? ऐसा क्या है वहां पर वल्लभ नगर में? वहां पर भैंस का प्रजनन केंद्र है, वल्लभ नगर। इसके अलावा तीसरा जो इसका केंद्र है वो है आपके ओजियाना। ओजियाना जो स्थल है ये आपके कहां पर है? ये स्थान है बदनौर में। बदनौर पहले था भीलवाड़ा का भाग, अब जो बदनौर है वो किस जिले का भाग है? ब्यावर का। तो यहां पर लिख लीजिएगा बदनौर कोष्ट केंद्र ब्यावर। इसके अलावा इसका एक केंद्र है लाछुरा। ये लाछुरा कहां पर है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। इसका एक और नवीनतम स्थल, आहड़ सभ्यता का सबसे नवीनतम केंद्र या स्थल है, वह है धौलीमंगरा।
भीलवाड़ा, उतर। हाँ? ना ना, अभी इनको भी तो पढ़ना है ना। कुल मिला के कंप्लीट करनी है इसको, यही बात है। नहीं, ठीक है। हाँ, सभी। तो गिलुन राजसमंद, बालाथल उदयपुर, ओजियाना ब्यावर, लाछुरा, अच्छा धोली मंगरा, ये उदयपुर, धोली मंगरा उदयपुर में लिखो, लाछुरा भीलवाड़ा और ये धोली मंगरा उदयपुर, ओजियाना बदनौर ये नवीनतम ब्यावर, बालाथल उदयपुर और गिलुन राजसमंद। तो इनमें से सारे के सारे स्थान केवल एक चेंजमेंट हुआ है, वो कौन सा है? ओजियाना। ओजियाना जो कि पहले बदनौर, बदनौर किसका भाग था? भीलवाड़ा का। अब ये बदनौर किसका भाग है? ब्यावर का। आप नवीनतम जिलों को देखेंगे ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो खिलवाड़ है वो भीलवाड़ा और अजमेर के साथ हुआ है बेचारे के। नहीं हुआ? कैसे? एक तो भीलवाड़ा जो पहले कौन से संभाग में आया करता था और अब किस संभाग में है? देखो, ये लिख लिया। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्थल होते हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। इनमें से सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए बालाथल। हाँ, वो एक साथ में लिखा दूंगा मैं, ठीक है रवीना? ये लिख लिया ना? तो इसके अंदर आप सबसे पहले हेडिंग लागिए बालाथल। बालाथल के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कुछ जानकारी है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बालाथल स्थल, बालाथल स्थल। देखिए, बालाथल स्थल के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात है ये कहां पर है। तो याद रखिएगा, बालाथल जो स्थान है वो है आपके वल्लभनगर तहसील, जो कि आपके कहां पर है? हाँ, उदयपुर। दूसरी बात, ये जो बालाथल स्थल है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी है? बेड़च नदी के किनारे। आयड़ नदी के किनारे है आहड़ सभ्यता, और आयड़ का ही दूसरा नाम है बेड़च। देखो, आयड़ निकलती है यहां से, कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ निकली, फिर आगे जाकर ये उदय सागर झील में गिरती है और फिर ये बेड़च बनती है, और यही बेड़च आगे चलकर बनास में वहीं मिलती है जहां पर पहले से मेनाल विलय है। इसीलिए तो यहां पर आप पढ़ते हैं कि बनास, बेड़च और मेनाल का क्या है? त्रिवेणी संगम। तो यहां तक इस नदी का नाम क्या है? आयड़। आयड़ नदी के किनारे यहां पर कौन सी सभ्यता है? आहड़। यह है उदय सागर झील। इस उदय सागर झील से जब वापस निकलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। और इसी बेड़च नदी के किनारे सभ्यता है कौन सी? बालाथल। हाँ, इसी बेड़च नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा? यस, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में। नारायण सागर बांध बना है खारी नदी पर। कहां पर है वो बांध? कहां पर है वो नारायण सागर बांध? बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। कहां है वो? वो है ब्यावर में, नवीनतम ब्यावर के अंदर, याद रखना। तो इस नदी की बहुत सारी खास बात है। ये लगता है किसी की सहायक नदी है, लेकिन बातें इतनी हैं कि आयड़ निकलती गोगुंदा से है, आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है, ये उदय सागर झील में गिरती है, फिर बेड़च बनती है, बेड़च के किनारे बालाथल है,
बालाथल उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ के अंदर गोसुंडा बांध है और भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम है। ये सारी बातें हैं इसकी। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? बेडच नदी के किनारे। बालाथल जो स्थल है, इसके खोज या उत्खनन की हम बात करते हैं तो वो 1993 के अंदर और किसके द्वारा किया गया? VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। हाँ, ये नाम आपको कैसा लगा? ये कैसा लगा? ऊपर वाला तो ठीक लगा, VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, हाँ, जिन्होंने बालाथल का खोज और उत्खनन कार्य किया। ये नाम भी कहीं सुना सुना लगा है? सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? यस। जब आप पढ़ते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन, तो राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिन्होंने हमारे राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। अब देखो 7 भाग कौन कौन से? शुष्क, अर्धशुष्क, नहरी, अरावली, फिर पूर्वी कृषि व औद्योगिक क्षेत्र, चंबल, और फिर कौन सा? बस वो। तो ये कौन सा है? VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। केवल इतने याद रखना है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये VN मिश्र है, वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, ठीक है? तो खोज और उत्खनन। अब हम बात करते हैं इस बालाथल स्थल से कि हमें मिला क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक तो याद रखिएगा कि यहां से 11 कमरों का विशाल भवन मिला है हमें। 11 कमरों का क्या मिला है? विशाल भवन। 11 कमरे देखो, एक इधर और 5 लगातार इधर और 5 इधर। हाँ, ऐसा होता है ना? ऐसा क्या होती है? गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी बनी हुई होती है। गवर्नमेंट स्कूलें जो होती है ना, सरकारी जो विद्यालय, वो इस प्रकार से बने होते हैं। इधर भी क्लासें हो जाती है, इधर भी, और सामने ऑफिस होता है ना। ऐसा नहीं होगा तो फिर आकार कौन सा होता है? एल आकार में बनती है। यहां से शुरू किया, यहां पर ऐसे, यहां तक ऑफिस। देखी नहीं कभी सरकारी स्कूल? नहीं देखी आपने? फिर क्या? हाँ, नहीं सरकारी स्कूल सर पढ़ी है, देखी कहाँ है? इतना हमने देखा नहीं, नोट नहीं किया। हम तो इस बरामदा से निकलते भींत कूद गए डायरेक्ट घर पे। तो इतना कौन देखे कि एल में है कि या। चलो, 11 कमरों का क्या मिला है? विशाल भवन मिला है। इसके अलावा यहां पर एक और यूनिक सी बात, यहां पर याद रखिएगा, हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र मिला है। याद रखिएगा, हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र। हम जितने भी स्थान पढ़ेंगे उनमें 2 ही स्थान ऐसे हैं जहां से सूती वस्त्र के अवशेष मिलेंगे। एक तो है बालाथल और एक आगे हम पढ़ेंगे बेराट। बेराट में क्या है कि हमें यूनानी राजा जो मिनांडर है ना, उसकी 16 मुद्राएं मिलेगी और वो सूती वस्त्र में लिपटी हुई मिलेगी गलती से। तो वहां पर वो मुद्राएं भी मिल गई और किसके अवशेष मिल गए? सूती वस्त्र के। लेकिन पूछा जाए कि हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र कहां मिला था? बालाथल में। और इसके अलावा यहां से हमें 5 लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि बालाथल जो स्थान है वो किस प्रकार का स्थान है? ताम्र पाषाण काल का है, आहड़ सभ्यता का है। तो यहां से थोड़ी मिलेगी लोहे गलाने की भट्टियां, लेकिन मिली है, ये याद रखना है। मतलब बालाथल जो स्थान है ना, वो ताम्र पाषाण काल से लेकर लोहे युगीन तक है।
ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो फिर ध्यान रखना होता है। लिख लिया? तो बस बालाथल की ये बात कंप्लीट। इसमें से ज्यादातर जहां से क्वेश्चन बन सकता है, बालाथल कहां पर है तो याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। बालाथल कौन सी नदी के किनारे है तो याद रखिएगा बेडस नदी के किनारे। यहां पर मैंने आपको दोनों एक साथ में लिखाया है, खोज और उत्खनन दोनों ही किसके द्वारा है, वीएन मिश्र। अब हो सकता है कोई बुक आप पढ़े तो वहां पर आपको सन मिले 1962 से लेकर 63, वो खोज है। यहां पर खोज और उत्खनन करने वाला बंदा एक एक कौन, वीएन मिश्र। और यहां पर 11 कमरों का विशाल भवन याद रखिएगा, ये एक यूनिक बात है जो कहीं नहीं मिलती है, और एक हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र। ठीक है, बस ये याद रखना है। मेन चीज ली तो 11 ये हाथ वाला, और ये बेडच उदयपुर, और एक व्यक्ति का नाम वीएन मिश्र, क्योंकि 4 स्थल इधर देगा और सामने 4 व्यक्तियों के नाम और कहेगा मिलान करो, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। बस कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। एक हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, वो है आपके गिलुंड के बारे में। गिलुंड स्थल, गिलुंड स्थल। गिलुंड स्थल के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो देखिए यहां से इतनी कोई जानकारी नहीं है। बता सकते हैं ये स्थल कौन सी नदी के किनारे है, बस इसलिए लिखा रहा हूं मैं केवल आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आहाड़, गणेश्वर, गिलुंड और बालाथल, और सामने 4 नदियों के नाम दे देता है और पूछ लेता है मिलान करो। तो पहली बात, ये गिलुंड है कहां पर, राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे है ये, तो याद रखिएगा बनास। खोज या फिर उत्खनन की हम बात करते हैं तो नाम याद रख लेना आप, बर्जवासी लाल। ये बर्जवासी लाल कौन सा है, ये वही है जिसने कालीबंगा का उत्खनन किया है ना। कालीबंगा का उत्खनन करने वाले कौन थे, हाँ बीके थापर, बाल कृष्ण थापर। अच्छा, वहां पर आप बीबी लाल पढ़ते हैं, तो उस बीबी लाल का पूरा नाम तो यही है, बर्जवासी लाल। कई अरे कई बार क्या शॉर्ट नाम ऐसे मतलब बड़ा खतरनाक लगता है। मत्स्य संघ नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे, के एम मुंशी। पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। आपको पता है एक रियासती सचिवालय था जिसका गठन 5 जुलाई 1947 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। उसके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन। ये नाम ठीक लगता है वीपी मेनन, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, वफाला पंगुनी मेनन। लेकिन मजा नहीं है ना उसमें, वफाला में कुछ है ही नहीं। तो कई बार क्या होता है शॉर्ट नाम, तो ये ब्रजवासी, ये वही बीबी लाल है। क्वेश्चन लिखूं क्या बीबी लाल, वरना सोचोगे सर वो तो बीबी था। बीबी लाल, ब्रजवासी लाल। इस गिलुंड स्थल से हमें मिला क्या है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रखना है कि
5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन। बस, और कोई जानकारी नहीं है गिलुंड से। हाँ विजय मीणा अगले वीक से शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ हो जाएगी, चिंता मत करो। ये लिख लिया? तो देखो यहां पर आपको लिखाया था कि राजस्थान में कौन कौन से ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। तो उसके अंदर लिखा था गणेश्वर, हमने पढ़ लिया। अहाड़ आपको लिखा दिया। बालाथल के बारे में चर्चा हो गई। ओजियाना में बस केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी थी कि पहले ओजियाना है बदनोर भीलवाड़ा में, अब बदनोर ब्यावर में, ये यूनिक। गिलुंड आपको लिखा दिया। एक और बची है, कौन सी? जोधपुरा सभ्यता। ये भी लिखनी है क्योंकि इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है नए जिले बनने से। क्या परिवर्तन हुआ है वैसे, आप बताना चाहेंगे तो? हम्म तो अगली आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जोधपुरा स्थल। जोधपुरा स्थल। एक जोधपुरिया भी सुना है कभी? सुना तो है, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा होगा आपके। जोधपुरिया कहाँ है? देवधाम टोंक, देवनारायण जी का मंदिर है वहां पर, है ना। देव डूंगरी, देवधाम, देवमाली, देवनारायण जी के धाम है ना, ये प्रमुख रूप से स्थल है। ये कहां पर है देवमाली? ना, देवमाली कहाँ है? देवमाली है ब्यावर जिले में। कहां पर है वर्तमान में? ब्यावर के अंदर। तो जोधपुरा स्थल, जोधपुरा स्थल कहां पर है? देखो जोधपुरा स्थल पहले जयपुर में ही था, कोटपुतली जयपुर में था, लेकिन अब ये कहां पर है? कोटपुतली बहरोड जिले में। और ये जो कोटपुतली बहरोड है ना, ये दो जिलों से गठित है, जयपुर और अलवर। कोटपुतली जयपुर का भाग है, बहरोड अलवर का भाग है। काफी कुछ स्थान यहां चले गए हैं, जैसे एक दो और कोई आपको पता हो? ठीक है। और
एक बहुत बड़ा नरसार हुआ है यहाँ। वो स्थान जो पहले अलवर में था अब यहाँ आ गया है। निमोचना हत्याकांड नाम सुना है कभी? निमोचना हत्याकांड 14 मई 1925। वो अब किस जिले में है? एक निमराना की बावड़ी सुनी है आपने, जिसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। 9 मंजिल है वो। उसके अंदर एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकते हैं, निमराना की बावड़ी, जिस पर डाक टिकट जारी। वो भी अब किस जिले में है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। ये अलवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए। ऐसे ऐसे स्थान है कोटपुतली बहरोड में। और जोधपुरा स्थल जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? याद रखिएगा, साबी नदी के किनारे। और साबी नदी किस प्रकार के अफवाह तंत्र का भाग है? हाँ, अंत्य प्रवाही या फिर आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। कहां विलुप्त होती है ये साबी नदी? ऐसे पूछ रहा हूं, चिंता मत करो, ऐसे पूछ रहा हूं मैं तो। हम्म? हरियाणा का एक गांव है पटौदी, है ना, वहां। अगली बात, ये जो जोधपुरा स्थल है इसकी खोज और उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो याद रखिएगा, दो व्यक्ति थे। एक तो थे आर सी अग्रवाल, पूरा नाम लिख देता हूं इसका, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। और साथ में थे विजय कुमार। और जोधपुरा स्थल से हमें जानकारी क्या क्या मिलती है? तो याद रखिएगा, एक तो सुंगवे कुषाण कालीन की जानकारी, याद रखिएगा। और एक है लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। क्योंकि इसी कोटपुतली बहरोड में एक लोहे युगीन सभ्यता और है। कौन सी? बेराट। बेराट है ना, बेराट। बेराट जो कि पहले जयपुर का भाग था, अब वो भी किसमें है? बहुत इंपॉर्टेंट जिला है कोटपुतली बहरोड। सुंग वंश हुआ है ना, कुषाण वंश। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप कभी, गलती से नाम सुना होगा। वैसे हमारे लिए जहां कुषाण कालीन इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारे राजस्थान में जनपद है। इसके बाद में हमारा टॉपिक होगा अगला जनपद, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो योध्य जनपद है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, वर्तमान में 3 जिले जिसमें आते हैं, उस योध्य जनपद, योध्य जाति, उसी योध्य जाति ने किसको नष्ट किया था? कुषाणों को। और कुषाण वंश से एक संवंत भी निकला है। कौन सा? नाम सुनते हैं ना आप कभी? विक्रम संवंत, सुंग संवंत। कौन सा निकला है? कुषाण वंश से कौन सा संवंत निकला है? चलो, हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संघ संवंत। और उसी संघ संवंत को शुरू करने वाले कुषाण वंश के राजा थे, जिसका नाम था कनिष्क। सुना है नाम कभी? वो, शाबाश। तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संघ संवंत। घोषित कब किया था, बता सकते हैं कोई आप में से? कौन सा? सुंग, सुंग वंश। सुंग भी तो एक वंश है ना।
और इसका भी समय लिख लो, इसका समय समय है 2500 बीसी से लेकर 200 ईस्वी। ईस्वी को आप इंग्लिश में बोलते हैं ना एडी, एनो डोमिनी। और बीसी का मतलब तो समझते हैं ना? बस ये आपके जितने आपको लिखाए थे ताम्र पाषाण कालीन स्थल वो सारे कंप्लीट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन अब वो है आपके कौन से, देखो इस क्रम से बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले पाषाण काल, पाषाण काल के बाद में आया है ताम्र पाषाण काल। आया, मनुष्य को सर्वप्रथम जो धातु मिली थी वो कौन सी थी? तांबा में क्या मिलाया? टिन, और एक नई धातु आई जिसका नाम क्या है? कांस्य या फिर कांसा जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए पाषाण कालीन स्थल, ये हमने पढ़ लिए ताम्र पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे कौन से, हेडिंग डालिए कांस्य युगीन स्थल। कांस्य युगीन स्थल प्रमुख रूप से यदि हम चर्चा करते हैं कांस्य युगीन, अब देखिए कांस्य युगीन स्थल का मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता स्वयं कौन से, कांस्य युगीन ही सभ्यता है वो। तो कांस्य युगीन स्थल में सबसे इंपॉर्टेंट आप जिसका इंतजार कर रहे हैं अब आएगी वो कालीबंगा, क्योंकि हर एग्जाम में कालीबंगा अनित है। दूसरा है रंग महल, तीसरा है कर्णपुरा, एक है बरौर स्थल, एक है आपके बिंजोर स्थल। ये स्थल हमें प्रमुख रूप से पढ़ने हैं कांस्य युगीन स्थल के अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें बिंजोर नाम तो सुना ही होगा आपने कभी, क्यों क्यों नहीं सुना? बिंजोर ये वर्तमान के अंदर अनूपगढ़ जिले में है। बिंजोर, बिंजोर के अंदर एक मजार है लैला मजनू की, सुना है कभी? लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ जिले के बिंजोर गांव में है। ये वही बिंजोर स्थल है। यही तो क्वेश्चन आया था। लोहे गलाने की भट्टियां हैं, कहां लिखा है? ये भट्टियां है, मटिया नहीं है भाई, भट्टिया है। लिख लिया। अब इन स्थलों को हमें पढ़ना है कांस्य युगीन में, फिर आगे हम पढ़ेंगे लोहे युगीन, उसके बाद में पढ़ेंगे जनपद, और जनपद के बाद में आप जिसका इंतजार कर रहे हैं महाराणा प्रताप, मतलब राजवंश। ये टॉपिक बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत टफ सा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको बहुत इजी ढंग से कुछ विशेष बातें ही आपको लिखाई जाए जो कि आप आराम से याद कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले कालीबंगा। ये याद कर लोगे ना? ओके, हाँ ऐसे, हाँ बोलो। करने पड़ेगा वो ऑप्शन, और इजी है जी, याद हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी क्या करता है, इस टॉपिक को जब पढ़ना शुरू करता है ना, तो गणेश्वर से शुरू करता है, आहड़ बेराट कालीबंगा जोधपुरा सब एक दिन में पढ़ डालता है। फिर वो इधर से क्या मिला है कि सावा वो चलाता है बेराट में, बेराट से क्या मिला है कि मछली पकड़ने का कांटा, जबकि वो मिला गणेश्वर में था। एक दिन में नहीं पढ़ना होता ये,
इसको बांट के पढ़ना होता है कि एक दिन में मुझे केवल पाषाण कालीन स्थल पढ़ने हैं, एक दिन मुझे केवल ताम्र पाषाण कालीन स्थल पढ़ने हैं, एक दिन मुझे केवल कांस्य युगीन स्थल पढ़ने हैं, और एक दिन मुझे लोहे युगीन स्थल पढ़ने हैं। और जिस दिन जो पढ़ते हैं उस दिन उसके ही एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं, तब जाके ये टॉपिक दिमाग में टिकता है। अब हम तो क्या है कि शुरू से आदत रही है 7 दिन में पूरे सिलेबस को पढ़ डालते हैं। तो इसको बांट के पढ़ना है अलग अलग बिंदुओं में। चलिए चर्चा करते हैं कालीबंगा स्थल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए कालीबंगा स्थल, सबसे पहली बात कि ये जो कालीबंगा है ये आपके कहां पर है, तो ये वही है जहां पर पहले था हनुमानगढ़। प्रसिद्ध क्वेश्चन तो यही था, हनुमानगढ़ कालीबंगा। दूसरा क्वेश्चन है कालीबंगा जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है, याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। कौन सी? घग्गर नदी के किनारे। तीसरी बात है वो है इसका शाब्दिक अर्थ। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है, बंगा का मतलब होता है चूड़ी, हाँ सिंधी भाषा में बोलते हैं ना, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, या फिर इसे आप लिख सकते हैं काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, एक ही बात है। अगली बात कि ये जो कालीबंगा स्थल है इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? उन्होंने जानकारी दी थी लेकिन हमने ज्यादा लोड लिया नहीं था। हमने कहा कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे ही फेंक रहा होगा। यदि कोई बाहर से आकर व्यक्ति आपको कुछ बताए तो हम क्या कहेंगे, इसको क्या पता यहाँ क्या है। तो कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा एलपी टेशिटोरी। ठीक लग रहा है ये। बाकी इसका पूरा नाम तो है लुइस पियो टेशिटोरी, लेकिन आपको क्यों पीना है एलपी टेशिटोरी। पूरा नाम है लुइस पियो टेशिटोरी। ये इटली के उदीने शहर का रहने वाला था। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह के समय आया था और गंगा सिंह जी ने इनको राजस्थानी साहित्य पर कार्य करने का प्रभार यानी कि कार्य सौंपा था, और आखिर में चलकर इनकी मृत्यु भी यहीं हुई। इनका स्मारक कहां बना हुआ है? एलपी टेशिटोरी। यस, एलपी टेशिटोरी। एलपी टेशिटोरी जिसका स्मारक बना है बीकानेर में। ये कहां के थे? इटली के उदीने शहर के। इनका स्मारक कहां पर है? बीकानेर में। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। कहां है स्मारक? बीकानेरिया। इन्होंने सर्वप्रथम जानकारी दी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आपके पास में एक क्वेश्चन और आता है कि कालीबंगा स्थल को प्रकाश में लाने वाले कौन थे? सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाले। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। कोई बता सकता है आप में से? और इसी को यदि मैं ऐसे लिखूं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे, तो आप मुझे बताएंगे अमलानंद घोष। क्या नाम बताएंगे?
लेकिन खोज ना पूछ के उसने एक बार क्या पूछा, तो वही बात होती है जी। जो खोज कर रहा है वही तो पहली बार लेकर आ रहा है प्रकाश में। हाँ, ऐसे क्वेश्चन और बहुत सारे हैं, जैसा कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाला व्यक्ति कौन था, बताओ कौन था। जैसा कि गुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने वाला कौन था, शाबाश। जैसे ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने वाला कौन था, डॉक्टर जय। ऐसे ऐसे प्रकाश में, जैसे किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले कौन थे, एरिक डिक्सन और डॉक्टर फियाज अली। वैसे ही एक क्वेश्चन पूछा था कि कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाले कौन थे, तो या फिर आपको खोज पूछ लेगा, तो याद रखिएगा वो थे आपके अमलानंद घोष, ए घोष, 1952, याद रखिएगा। हाँ प्रेम सिंह, क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो सर्वप्रथम जानकारी देने वाले हो गए और सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाले। अब है आपके सामने उत्खनन। ये जब से आरएसएस भी बोर्ड आया है ना, इसने क्वेश्चन थोड़े यूनिक तरीके से पूछने शुरू कर दिए। तो अब पीछे पीछे आरपीसी भी उसी तरज पर है। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अब आरएसएस भी और आरपीसी ने दोनों ने लगातार पूछा कि कालीबंगा जो स्थल है इसके उत्खनन का कार्य कुल कितने स्तरों में हुआ है। तो आपको याद रखना है उत्खनन जो हुआ है वो कितने स्तरों में हुआ है, 5 स्तरों में, 5 स्तर के अंदर। लेकिन उत्खनन करता कौन थे, तो याद रखिएगा एक तो है आपके बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल। मैं शॉर्ट नाम लिखूं पूरा लिखूं, नहीं जमाना तो शॉर्ट का ही है, देख लो। आप बोलोगे तो मैं तो पूरा लिख दूंगा। ठीक है। फिर नंबर 2 है बिक्के थापर यानी कि बाल कृष्ण थापर। लिख लो शॉर्ट में लिख लो। एक है आपके एम डी खर्रे। अब देखो क्वेश्चन पूछा ऐसे आरएसबी ने, क्वेश्चन पूछा आपके सामने कि कालीबंगा स्थल का निम्न में से उत्खनन करता नहीं थे। वहां पर ऑप्शन में था बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे और आरसी अग्रवाल। नाम चारों ऐसे ही दिए थे, ऐसे बीबी लाल, बीके थापर, आरसी अग्रवाल और एमडी खर्रे। सोचो एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन ऐसे हो। तो ये याद रखना कौन सा, उत्खनन। तो कुल मिला के यहां पर कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। 3 उत्खनन के लिए है, एक आपके सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाले या खोज, या फिर सर्वप्रथम जानकारी। ये उतारो। ठीक है, लिख लिए
सबने। तो ये कालीबंगा का बिल्कुल सामान्य सा परिचय है। अक्सर ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो कालीबंगा स्थल है इसके और क्या उपनाम हैं और क्या क्या क्वेश्चन है उसके बारे में लिखिएगा। कालीबंगा के उपनाम। कालीबंगा के उपनाम। देखिए, सबसे पहली बात कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसे कहा जाता है आपके हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। और कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताने वाले व्यक्ति भी कौन थे? तो याद रखिएगा, ये बात कही थी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। नाम सुना होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। 2021-22 में आरएसएसबी बोर्ड के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों में इस बंदे की पुस्तक पूछी गई है। बता सकते हैं नाम? चाहे वन रक्षक का पेपर रहा हो उसमें पूछा गया, चाहे सीईटी के पेपर रहे हो उसमें पूछा गया। कोई तो पेपर आपने गलती से देख लिया होगा भाई, गलती से तो देख ही लेते हैं आप। नहीं, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कोई सा भी पेपर उठाना वहां मिलेगा ये। तो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है किसे? कालीबंगा को। मतलब ये लाइन आप जब पढ़ते हैं तो आपके जहन में आती है कि तीसरी क्यों, दूसरी क्यों नहीं, पहली पहली क्यों नहीं? ये भी सही है। इसका मतलब इसे क्यों कहा गया है? देखो, अच्छा सबसे पहले मैं आपसे पूछताछ लेता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता जिसका विस्तार कितने देशों में है? पहले तो ये बताओ मुझे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुल कितने देशों में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार टोटल 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर आप 2 नाम सुनते हैं, मुंडी गोक और शोरत गोई, ये 2 ही तो स्थान है उधर। तो क्वेश्चन यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है गेंडीवाल, जो कि है पाकिस्तान में। लेकिन यह क्वेश्चन हमारे लिए तो है नहीं, क्या करना। हमारे लिए क्वेश्चन है कि भारत में खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत के अंदर भाई सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस देश में है? भारत में। भारत में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो वो है आपके राखी गड्डी, जो कि हरियाणा में है। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गड्डी। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। और तीसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या कहा है?
तीसरी राजधानी। आ गया? पक्का आ गया ना? ये धोलावीरा स्थान सुना है कभी? ये भारत का 40वां स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये वही धोलावीरा है। धोलावीरा, वीरा का मतलब होता है कुआ, धोला का मतलब होता है सफेद, सफेद कुआ, गुजरात में है ये। तो इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या बताया है? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। दूसरी बात, ये जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा को कहा गया है हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती। हड़प्पा सभ्यता की क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती, या फिर क्या कहा गया है? निर्धन बस्ती। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कालीबंगा के अंदर आप जितने भी मकान देखेंगे ना, वो सब कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। और आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको एक ऐसी बस्ती दिखाई देती है जहां पर मकान कच्ची ईंटों से बने हैं, तो आप क्या कहेंगे? यहां के लोग गरीब हैं बेचारे, ये कहेंगे। तो इसीलिए उसे क्या कहा गया है? दीनहीन, यानी कि निर्धन बस्ती। आगे हम जब लिखेंगे विशेषताओं में तो ये आएगा। अच्छा, तीसरी बात है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां से कांस्य धातु की जानकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कालीबंगा जो स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। नंबर 4, कालीबंगा को कहा जाता है प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी की सभ्यता। मतलब प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी की सभ्यता इसीलिए कि यहां से हमें आगे लिपस्टिक, पाउडर, दर्पण और कंघा मिलेंगे एक साथ में। उनको जब देखा तो पता लगा अच्छा ये तो कौन यूज करते हैं? जिनको सौंदर्य का शौक हो। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया है? प्रसाधन सौंदर्य। क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, वो पढ़ी नहीं गई है, तो आइडिया लगाया गया है केवल। और यहां पर महिला और पुरुष दोनों को यह शौक है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। कंप्लीट। चलिए आगे। तो ये हो गई आपके कालीबंगा के उपनामों की बात। अब हमें चर्चा करनी है कि कालीबंगा की विशेषता क्या है और मेनली कि कालीबंगा से हमें मिला क्या क्या है। अब सोचो, बाकी वाले स्थलों में आपने इतना कुछ लिखा है कि यहां से ये मिला है, यहां से ये मिला है। जितना अभी तक जो लिखा है ना, उतने पेज इसमें लिखने हैं कि यहां से ये मिला है, यहां से बहुत कुछ मिला है। देखो, तो हेडिंग डाल लो, कालीबंगा से कालीबंगा से प्राप्त जानकारी,
साक्ष्य अवशेष। देखिए, सबसे पहली बात कि कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, क्या अवशेष है, क्या प्रमाण, क्या आपके साक्ष्य, सारे कुछ देखो। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो कालीबंगा स्थल है ना, ये एक दुर्गीकृत वे अदुर्गीकृत स्थल है। मतलब इसमें हमें दो टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। वो दोनों ही टीले क्या है कि चारों ओर से सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। अब कोई स्थान जैसे आप देखेंगे और ये चारों ओर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है और वो भी दोहरा परकोटा है, तो ऐसी जानकारी केवल हम जब राजस्थान के किले पढ़ते हैं ना, तब हमें मिलता है कि ये किला चारों ओर क्या है, इसके परकोटा। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों के अवशेष कहां से मिलते हैं, तो आप कहते हैं कालीबंगा से। क्योंकि कालीबंगा जो स्थान मिला है वो दुर्गीकृत भी है और बिना दुर्गीकृत। यानी कि विशेष बात यह है कि कालीबंगा के चारों ओर क्या मिला है हमें, दोहरा परकोटा। और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। लिखो, इसके चारों ओर क्या है, दोहरा परकोटा। इसको आप बोल सकते हैं सुरक्षा दीवार, इसे आप बोल सकते हैं किल्लेबंदी। और आप कोई पुराना पेपर उठाएंगे तो इन तीन में से एक लाइन आपको मिल जाएगी, या तो दोहरा परकोटा, या फिर सुरक्षा दीवार, या फिर किल्लेबंदी के अवशेष या साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो इसे कालीबंगा से। पहली बात तो यह हुई कि ये जो स्थल है ये हमें कुछ इस रूप में मिला है। अब हम ये चर्चा करते हैं कि इस स्थान से हमें और क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहली बात कालीबंगा से हम करते हैं तो वो है ईंटों की। कालीबंगा से सर्वप्रथम बात करते हैं तो वो किसकी है, ईंटों की जानकारी। यहां पर जो मकान हमें मिलेंगे ना, मकान, ये सब के सब किससे निर्मित है, कच्ची ईंटों से। ये जो ईंटें हुआ करती थी यहां पर, इसे केवल सूर्य की रोशनी में ही पकाते थे, सूर्य की रोशनी में। अब तो चलो फिर भी ईंटें पकाने के लिए भट्टे बनाए गए हैं, आज भी आप देखेंगे तो हनुमानगढ़ के अंदर आपको दिखाई देंगी। इसीलिए इन ईंटों को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, सूर्य तापी ईंटें। सूर्य की रोशनी में पकाई गई ईंटें सूर्य तापी ईंटें कहलाती है। और इन ईंटों के आकार की हम बात करते हैं तो 30 × 15 × 7.5 सेमी ईंट देखी हुई है ना। कोई ऐसा नहीं सर, मतलब ये ईंट तो हमें बतानी पड़ेगी। तो ये रही भाई, हाँ, ये ईंट।
ठीक है। तो इस ईंट का आकार कैसा है? 30 सेमी, 15 सेमी और 7.5 सेमी। कैसे है आकार, समझ में आ गया कैसे? हाँ, ये है और ये। तो आपको तो इतना ईंट कौन सी बनानी है आपको, बट याद रखना है, ये इसका आकार जरूर याद रखना है। ये सूर्य तापी ईंटें हैं और मकान जो है वो किससे निर्मित है? कच्ची ईंटों से। बट यहां एक यूनिक सी बात मिलती है कि मकान तो कच्ची ईंटों से थे, लेकिन नालियां पक्की ईंटों से थी। अब वो अवशेष इसीलिए क्योंकि ईंट पकती किसमें है? ज्यादा पानी में पकती है। जैसे मकान वकान बनाते हैं ना, तो तराई करते हैं कभी? घर वालों ने बोला है कि मकान बना दिया, अब तेरा काम है सुबह सुबह आना और तराई करना, तो आप ईयरफोन डाल लेते हैं, तराई करते रहते हैं। ये तो बात है सच में। हाँ, तो वो इससे क्या हो जाती है? मजबूत। तो ये एक विशेष नोट करके आपको लिखना है वहां से। नालियां जो है वो किससे बनी हुई मिली? पक्की ईंटों से। और यहां पर तो एक यूनिक सी बात और भी है कि यहां पर जो एक नाली मिली है वो लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है? विश्व में एकमात्र स्थान कालीबंगा जहां से लकड़ी से निर्मित नाली मिली है। अब वो ऐसा है कि वो खुदाई में लकड़ी मिली है। हो सकता है कि जैसे गांव में कि कोई नाले में कोई फाड़ी आएगी लकड़ी की, ऐसा भी हो सकता है। भाई जैसे कोई नाली है, उसके अंदर कुछ लकड़ी गिर गई होगी गलती से, फिर दब गई। क्योंकि ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा के जो मकान है, यहां से कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। और विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य इसी कालीबंगा से मिलते हैं। कैसे पता चला कि यहां पर भूकंप आया होगा? तो यहां पर जो मकान है, इस मकान में दरारें आ रखी है, और दरारें किससे आती है? भूकंप से। तो हो सकता है कि उस समय यहां पर कोई नाली में लकड़ी वकड़ी गिर गई होगी। अगली लाइन से लिखो, भूकंप के साक्ष्य। और ये कहां से? तो मकान में क्या थी? दरार है। और एक बात और मकान की जो छत थी ना, वो किससे बनी हुई है? वो है लकड़ी की सहतीर से। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आप मकान देखेंगे ना, तो जैसे आज तो ऊपर चलो आरसीसी कर देते हैं या फिर पट्टियां लगा देते हैं, पहले पाट लगाए होते थे लकड़ी के पाट, और फिर उसको ऊपर से नीप देते थे गोबर से वगैरह, उससे बनती थी मकान की छत। तो यहां पर केवल चर्चा अभी मकान की हुई है कि कालीबंगा हमें मिलता किस रूप में है। तो मिलता ऐसे है कि इसके चारों ओर सुरक्षा दीवार है, और सुरक्षा दीवार केवल किलों के चारों ओर है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि ये जो स्थान है वो क्या है? दुर्गीकृत। फिर हमने पढ़ा कि प्रमुख रूप से यहां पर ईंटों की जानकारी है, क्योंकि मकान जो है वो कच्ची ईंटों से है। नालियां पक्की ईंटों से निर्मित है। कुछ नालियां ऐसी है जो लकड़ी से भी बनी हुई है, लेकिन मकान के अंदर आई हुई दरारें बताती है कि ये भूकंप के साक्ष्य हैं। तो विश्व में भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी से निर्मित नाली या मकान की छत जो लकड़ी की शहतीर से बनी हुई है, ये केवल एक ही जगह से है, वो केवल कालीबंगा है। और कालीबंगा जो स्थान है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अब एक क्वेश्चन और बड़ा यूनिक सा, ये जो सारी बातें बताई है, ऐसी बातें आपको पाकिस्तान के एक स्थान से मिलती है। इसीलिए आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान के कालीबंगा के समान पाकिस्तान का वह स्थान जहां से अवशेष, साक्ष्य और जानकारी मिलती है, वो है कोट दीजी स्थान। कोट दीजी, ये लिख लिया। तो यहां पर तो केवल ये मकान और नाली के बारे में चर्चा हुई। अब हम आगे चर्चा यहां और विशेष करते हैं। ये लिख लिया सभी ने? लिखो,
अब हम बात यहां करेंगे, वो करते हैं सड़कों की। लिख लिया सबने? चलो आगे। सड़कें। कालीबंगा से हमें जो सड़कें मिली हैं वो सड़कें समकोण पर काटती है। हम्म। 90 डिग्री। समकोण पर कैसे देखो, यानी कि एक सड़क इधर आ रही है ऐसे, ये, और इधर मुड़ने के लिए बिल्कुल ये सड़क ऐसे है, ये भी इधर से बिल्कुल ऐसे है। इधर से एक सड़क आ रही है जो इस प्रकार से है, यानी कि सड़कें हैं जो बिल्कुल कैसी है, देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, यहां पर समकोण बन रहा है। ऐसी व्यवस्था कहां होती है? जैसे अभी आए यहां आप, अभी जैसे ये गोपालपुरा बाईपास रोड है ना, इधर से आप थोड़ा सा जाएंगे तो आपको बिल्कुल ये रोड इस प्रकार से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये रोड इधर से ऐसे है, ऐसे थोड़ी है। ये ऐसे से सड़कें हैं जो केवल आपको मिलती है शहरी क्षेत्रों में। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि कालीबंगा जो स्थल है वो एक नगरीय स्थल है, क्योंकि गांव में पता ही नहीं चलता कि, वो एक यूपी की बहुत प्रसिद्ध बात है, कौन सी, कि यूपी की सड़कों को देखकर पता ही नहीं लगता कि सड़कों में खड्डे हैं या खड्डे में सड़क है। ऐसी है क्या आपके उधर यूपी में? हाँ ऐसे है तो अरे सही है। तो ऐसी जो सड़कें हैं वो केवल कहां मिलती है? नगरों में। गांवों के अंदर तो पता ही नहीं चलता गली में मार्ग है या मकान में गली है, क्योंकि इधर से निकला चाचा के घर से बाहर निकलेगा वो, इधर से घुसते ही ऐसे। तो यहां पर क्या है, सड़कें हैं वो कैसी है, और इस प्रकार की जो सड़कें हैं वो क्या कहलाती है? जाल पद्धति। जाल होता है ना, ऐसा होता है ना, इस प्रकार से। और या फिर इसे और क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है ऑक्सफोर्ड पद्धति। तो आपको पूछा जाता है कि निम्न में से वह स्थल जहां से ऑक्सफोर्ड पद्धति से निर्मित सड़कें मिली, वो है कालीबंगा। बस इतनी बात है केवल। तो मकान हो गया, सड़क हो गई, नाली हो गई, छत हो गई। अब अगली बात, अब देखिएगा, यहां पर बात हम करते हैं खेती की। यहां से हमें दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और ये भी विश्व में केवल इधर से ही मिले हैं, कालीबंगा से। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है? दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मतलब हाँ, अच्छा, यस, एक ही खेत में एक साथ दो फसल बोने की कला। जैसे गेहूं बो दिया और उसके साथ में जौ भी बो दिया। एक खेत में अक्सर दो फसल बोते हैं ना, मूंग बावा जन हाथ दो चार दाना मोट कहीं नाक दिया, हाँ ना, कि मूंग बा लिया जब 10 दाना बुंटा पाएंगे तिल कहीं उजाई। एक साथ में दो फसल बोने की कला क्या कहलाती है? दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। और ये हमें कालीबंगा में कहां से मिले हैं? तो दक्षिण पूर्वी से। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो दक्षिण पूर्वी। और इसका मतलब होता है एक साथ दो फसल
बोने की कला क्या कहलाती है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं के साथ जो एक साथ दो फसल बोने की कला, वो है दोहरे। आपके एग्जाम में केवल इतनी सी लाइन आएगी ये कि दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। सड़कें जो कि समकोण पर काटती है 90 डिग्री पर, वो कहां पर है? कालीबंगा। आपके लिए बस ये क्वेश्चन है, ये लिखे आपने। अब देखो और क्या मिला यहां से। एक यहां से और यूनिक सी बात है कि हमें यहां से 7 जो हैं वो क्या मिले हैं? हवन कुंड मिले हैं, यानी कि अग्नि वेदिकाएं मिली है। और जब इन हवन कुंडों को खंगाला गया तो यहां से हमें जानवर की हड्डियां मिली है। और जानवर की हड्डियां मिली है मतलब इन हवन, इन अग्नि कुंडों के तहत यहां पर पशु बलि की कोई परंपरा रही होगी। ठीक है। अच्छा, एक और आंकड़ा याद रखिए, यहां से हमें एक कपाल खंड मिला है और उस कपाल खंड में छिद्र हैं कितने? 6। देखो कालीबंगा से 5, 6 और 7 3 आंकड़े हैं। कालीबंगा के उत्खनन का कार्य कितने स्तरों में हुआ है? 5 स्तरों में। बालक का जो कपाल खंड मिला है उसमें कितने छिद्र हैं? और हवन कुंड कितने मिले हैं? 7। ठीक है। तो कपाल खंड में छिद्र मिले हैं कितने? 6। कपाल खंड का मतलब क्या है? हाँ, बालक की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं। तो उसे यह आइडिया लगाया गया है कि यहां पर कोई बालक था, उसको कोई बीमारी थी तो उसका इलाज किया गया, मतलब शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। बाकी ये आंकड़ा सुन के तो यही लगता है कि किसी बंदे ने 6 की 6 उतार दिए उसके। आपको नहीं लगता ये? लेकिन हम ये कौन सी पढ़ रहे हैं? कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के है समकालीन। वहां पर जो लिपि है वो कौन सी है? भाव चित्रात्मक, जो कि आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो ये सारे आइडियाज हैं कि ये कपाल खंड है जिसमें 6 छिद्र के। मुझे लगता है 6 उतारी है किसी ने। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहां पर शल्य चिकित्सा की जानकारी, ये आइडिया लगाया गया, जानकारी रही है, लोग यहां पर ये भी जानते थे। कपालखंड, इसीलिए यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर जो लिपि मिली है ना, वो लिपि कौन सी है? वो है भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब होता है कि चित्र देखकर भाव समझना। बाकी ये पढ़ा आज तक नहीं गया है। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे भाव चित्रात्मक लिपि है, इसी का एक अन्य नाम है चित्राक्षर लिपि है, इसी का एक अन्य नाम है वुस्त्रोफेदम लिपि है ये, और इसी का नाम क्या है? गोमूत्र लिपि है। इसी का नाम क्या है? सर्पाकार लिपि है, क्योंकि ये चलती है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इसीलिए पढ़ी नहीं गई। बाकी आप जानते हैं, देखो कि दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? दाएं से बाएं जो लिपि लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? और बाएं से दाएं जो लिपि लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये जो भाव चित्रात्मक है इन दोनों का मिक्सचर है। यानी कि आपको पता है कि दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती है वो कहलाती है खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। और जो कि बाएं से दाएं लिपि लिखी जाती है ये कहलाती है ब्रह्म लिपि या ब्राह्मी लिपि। यही तो है।
और ये जो भाव चित्रात्मक लिपि है, ये इन दोनों का क्या है? मिक्सचर है। दाएं से बाएं वे, बाएं से दाएं। इसीलिए तो आज तक पढ़ी नहीं गई है, समझ में नहीं आई कि कहां से पढ़ना शुरू करें और कहां पर खत्म करें। ये तो आप ऐसे ही कोष्टक में लिख लेना नोट लगा के, ताकि एक आइडिया रहे। लिख लिया? ठीक है अरुण। खरोष्टी। लिख लिया सभी ने? चलो अब देखो, इसके अलावा जैसे यहां और हम चर्चा करते हैं तो हमें यहां से बेलनाकार मोहरें मिली है, और ये जो बेलनाकार मोहरें हैं ये मेसोपोटामिया की है। इसीलिए आप पढ़ते हैं शुरू से कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन है? तो मेसोपोटामिया पढ़ते हैं ना। तो यहां से हमें बेलनाकार मोहरें मिली है। इसके अलावा आगे हम और चर्चा करेंगे, तो यहां पर जो समाधान हुआ करता था, यानी कि जो अंतिम संस्कार हुआ करता था, वो 3 तरीके से हुआ करता था। इसीलिए यहां पर एक यूनिक सी कब्र मिली है जिसका नाम है चिरायु कब्र। चिरायु कब्र का मतलब एक अंडाकार और एक आयताकार। आयताकार कब्र के अंदर तो जिसकी मृत्यु हुई है उसको रखते थे, और अंडाकार कब्र के अंदर जिसकी मृत्यु हुई है उसकी प्रिय वस्तु में रखी जाती थी, ताकि आगे चलकर ये जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उसकी कमर में बंधी हुई कणगति खोल लेते हैं, पता है ना, और अपने पास में रख लेते हैं। लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। पहले जिसकी मृत्यु हुई है उसको डालते आयताकार कब्र में, और उसकी प्रिय वस्तुओं को किसमें डालते? अंडाकार कब्र में। वो कब्र कहलाती है चिरायु कब्र, और वो पूरे विश्व में केवल यही है, कालीबंगा में। ऐसा क्यों करते थे? चलो चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा कल करेंगे।